हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फार्मा बॉक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो शुरू करते हैं। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल। ये जो होता है ये न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब न्यूरल सिस्टम के जितने भी काम होते हैं ना, वो न्यूरॉन के बलबूते पर भी होते हैं। ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर तक जा सकती है। ये कभी भी डिवाइड नहीं करता, ओके। और ये पूरी अपनी थ्रू आउट लाइफ सेल साइकिल का जो इंटरफेस होता है ना, उसी में लॉक्ड रहता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और मेजरली वो पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। न्यूरॉन को जब पढ़ते हैं ना, तो उसके हम 3 पार्ट्स करते हैं: डेंड्राइट, साइटॉन और एक्सॉन। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइटॉन को, मतलब सेल बॉडी, या फिर पुराने ज़माने में हम इसे सोमा भी कहते थे। ये एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कई बार राउंड भी हो सकता है, कई जगह स्फेरिकल भी होता है और ओवल भी होता है, पर यूजुअली ये हमें स्टार शेप्ड में देखने को मिलता है। इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, पर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत अबंडेंट होता है। ओके, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बना हुआ होता है न्यूक्लियोलस का, ये जो अंदर का पार्ट है, और बाहर होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें कई ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, और वो ऑर्गेनेलीज हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप ब्लैक ब्लैक डॉट्स देख सकते हो ना, राइट? तो ये क्या है? ये है ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स बने हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और साथ ही साथ उसमें राइबोसोम्स भी हैं, जो कि फ्री भी हो सकते हैं और अटैच्ड भी हो सकते हैं। इन ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, क्योंकि उन्होंने ही से डिस्कवर किया था। इनका काम क्या है? ये बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस की जो फैक्ट्री होती है ना, वो यही निसल ग्रैन्यूल है। हमारे पास जो न्यूक्लियस है ना, इसके साथ वाला जो साइटोप्लाज्म होता है, ये बिल्कुल साथ वाला पेरिफ्री में जो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी उनकी इस न्यूक्लियस के आसपास ही होती है। उस जोन को, उस एरिया को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और वो नाम है पेरिकार्योन। तो पेरिकार्योन में सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोफिब्रिल। न्यूरॉन के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करवाते हैं। जो ये लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं ना, ब्लैक कलर के, राइट, ये फाइब्रिल्स हैं। इन्हें हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। ये साइटॉन में भी होते हैं, डेंड्राइट में भी होते हैं, और आगे एक्सॉन में भी होते हैं। न्यूरोटिब्यूल्स भी होते हैं जो कि इसकी शेप को मेंटेन करते हैं। जो ये साइटॉन होता है ना, अगर कहीं कुछ जगह पर साइटॉन कलेक्ट होना शुरू हो जाए, सिर्फ साइटॉन, जैसे कि ये है, मान लीजिए ये है हमारा एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, राइट, ढेर सारे न्यूरॉन यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब इसका जो सिर्फ साइटॉन का कलेक्शन है ना, साइटॉन का कलेक्शन ऊपर का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई इन सीएनएस, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और गैंग्लिया बोलते हैं उसे पीएनएस में, मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। जब भी हमारा जो न्यूरॉन है ना, टाइम के साथ बूढ़ा हो जाता है, एज हो जाता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट बनता है, उसका नाम है लाइपोफ्यूसिन। उसकी वजह से जो एज्ड न्यूरॉन है वो ब्राउन कलर का दिखने लगता है। साइटॉन का एक फंक्शन है, वो है मेटाबॉलिक मेंटेनेंस और ग्रोथ। न्यूरॉन की जितनी भी ग्रोथ होती है, जितनी भी एक्सटेंशन होती है, वो तभी होगी अगर साइटॉन सेफ होगा, अगर साइटॉन अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें सारे मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शन है वो अच्छे से हो रहे होंगे। देखो, एक्सॉन कहाँ से निकल रहा है? साइटॉन से। डेंड्राइट कहाँ से निकल रही है? साइटॉन से। अगर साइटॉन हेल्दी नहीं होगा तो उसकी एक्सटेंशन ढंग से नहीं निकल पाएंगी। इसलिए जो न्यूरॉन का ब्रेन है वो खुद साइटॉन है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज डेंड्राइट। अब डेंड्राइट को उसको एग्जाम्पल से ही देखते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स, ये जो ढेर सारी हैं। और सिंगुलर में कहेंगे, अगर सिर्फ एक ब्रांच होगी तो उसे हम कहेंगे डेंड्रॉन। ये ढेर सारी हैं तो इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। ये प्रोसेस कहाँ से निकलती हैं? साइटॉन से। पर एक खास बात है, ये शॉर्ट प्रोसेसेस होती हैं, लंबी नहीं होती, छोटी होती हैं। छोटी एक्सटेंशन होती है और साथ ही साथ हाईली ब्रांच्ड होती हैं। इसके अंदर आपको निसल ग्रैन्यूल दिख रहे हैं ना, ये मतलब यहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स और न्यूरोटिब्यूल्स भी होते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है इम्पल्स को कलेक्ट करना, रिसीव करना, और साइटॉन की तरफ, एक्सॉन की तरफ भेजना, नीचे की तरफ भेजना। तो ये रिसीविंग पॉइंट है, इसलिए हम इसे सेंसरी रिसीविंग या फिर एफरेंट प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एक्सॉन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एक्सॉन होती है इसकी लॉन्ग प्रोसेस, और ये भी ब्रांच्ड होती है, पर उतनी ज़्यादा नहीं, कम ब्रांचेस देखी जाती है इसमें। पर ये होती है बहुत ज़्यादा लंबी, लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये देखने को मिलती है, अराइज कहाँ से करती है? साइटॉन से आएगी। पर साइटॉन के जिस पार्ट से ये एक्सॉन निकलता है ना, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक।
और ये होता है न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट। अगर इस पार्ट पे कोई सा भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी अटैक हो जाए ना, तो न्यूरॉन गया, वो बच नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। किसी दूसरे पार्ट में हो जाए तो फिर भी न्यूरॉन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है और रिपेयर कर सकता है, पर यहाँ पे रिपेयर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। अब हमारे एक्सॉन में एक और स्पेशल चीज़ है, ये जो हमने कहा था ना निसल ग्रैन्यूल्स है, ये जो डॉट्स बनाए हुए, एक्सॉन में कोई निसल ग्रैन्यूल नहीं है, मतलब एक्सॉन में निसल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें होते हैं हमारे पास न्यूरोटिब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। क्यों? क्योंकि फिब्रिल्स को तो आगे ट्रांसमिट करना पड़ेगा सिग्नल, इसलिए वो तो होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और जो हमारा एक्सॉन होता है वो आगे जाके ब्रांच कर देता है और बनाता है एक्सॉन के टर्मिनल्स। ये ब्रांचेस भी बहुत छोटी होती हैं और यूजुअली इनका नंबर कम होता है। इनके जो बिल्कुल टर्मिनल एंड होते हैं वो ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फूले हुए से स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉब टर्मिनल। और उनके अंदर पाए जाते हैं कुछ स्पेशल वेसिकल, उन्हें हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ये वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर जैसे केमिकल को अपने अंदर स्टोर करते हैं, ताकि सिग्नल जो आने वाली इम्पल्स का सिग्नल है ना, उसे हम केमिकल फॉर्म में आगे स्प्रेड कर सकें। एक्सॉन की और बड़ी खास बात होती है, या तो ये एक्सॉन सिंपल होगा, नॉर्मल होगा, या फिर ये इसकी एक और कवरिंग होती है और वो बनी होती है माइलिन की। ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन में माइलिन की शीट हो ही हो, पर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन की शीट पाई जाती है, और इस माइलिन की शीट को सिक्रीट करने वाले सेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये रही हमारी माइलिन की शीट, और ये रहे माइलिन की शीट को सिक्रीट करने वाला सेल। ये श्वॉन सेल होता है इन पीएनएस, और अगर ये सीएनएस का मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का न्यूरॉन है तो माइलिन की शीट सिक्रीट करवाई जाती है ओलिगोडेंड्राइट से। जो ये माइलिन की शीट होती है ना, पूरे एक्सॉन को भी कवर कर सकती है और एक कॉन्टिन्यूस शीट बना सकती है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। देखो ये जो रेड कलर की माइलिन शीट है, यहाँ पे जाके खाली हो गया ना, तो ये जो खाली पार्ट है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर माइलिन की शीट एब्सेंट है, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसे यूज़ करवाया जाता है फॉर सैलिटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या करती है, एक्सॉन लाती है डेंड्राइट से सिग्नल आता है, मतलब एफरेंट नर्व से जो एफरेंट प्रोसेस है उससे सिग्नल आता है, एक्सॉन उसे रिसीव करती है और आगे को भेजती है, मतलब फर्दर आगे को भेजती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट प्रोसेस। मोटर प्रोसेस का नाम भी इसे दिया जाता है। पहले हमने कहा था कि जो कलेक्शन ऑफ साइटोन होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई इन सीएनएस और गैंग्लिया इन पीएनएस। अब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन भी तो होगा, तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन को हम कहते हैं, सीएनएस में उसे नाम दिया जाता है ट्रैक्ट्स का, और अगर वो पीएनएस में है मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में है तो हम उसे कहते हैं नर्व। ऑलराइट। और एक और बड़ी खास बात होती है, जहाँ पे ढेर सारे साइटोन होते हैं ना, तो वो उस एरिया को ग्रे कलर की अपीयरेंस देते हैं और उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। और अगर एक्सॉन ढेर सारे आ जाएं जिसमें माइलिन की शीट भी हो लगी हुई हो, तो वो उसे बनाते हैं वाइट मैटर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन। हमारे पास एक्सॉन होते हैं दो टाइप के, एक जिसमें माइलिनेटेड शीट होती है और दूसरी जिसमें नहीं होती है। माइलिनेटेड शीट बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड और स्फिग्नोलिपिड की। ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में। अब माइलिन अगर है तो उसे सिक्रीट करने वाले कुछ सेल भी होंगे, तो किस एरिया में कौन से सेल माइलिन को बनाते हैं उसे देखते हैं। अगर तो ब्रेन की बात हो रही है तो ब्रेन में बनाता है ओलिगोडेंड्राइट, वो माइलिन की शीट को सिक्रीट करता है। और स्पाइनल कॉर्ड में, ये बड़ी एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। जब तुम्हें कोई एमसीक्यू में पूछे ना कि सीएनएस में माइलिन कौन सिक्रीट करता है, तो सीएनएस मतलब ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, तो यूजुअली सीएनएस में आंसर आता है ओलिगोडेंड्राइट। पर अगर तुम्हें स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड पूछा जाए, स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड, तो आंसर होगा आपका श्वॉन सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सीएनएस में जितनी भी माइलिन की शीट होती है वो सारी की सारी कॉन्टिन्यूस शीट होती है, मतलब उसमें नोड ऑफ रेनवियर एब्सेंट होती है, मिलती नहीं है। लगातार आपको माइलिन की शीट ही देखनी पड़ेगी एक्सॉन में। और जो पीएनएस होता है, अगर पीएनएस में कोई न्यूरॉन हो जो कि माइलिनेटेड हो, तो उससे कौन सा सेल सिक्रीट करता है, उस सेल को हम कहते हैं श्वॉन सेल, जो कि माइलिन को सिक्रीट करता है। पर वो माइलिन जो की जो शीट होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, रेगुलर नहीं होती, और उसमें आपको नोड ऑफ रेनवियर देखने को मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहाँ पाए जाते हैं। वो होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। नॉन माइलिनेटेड का मतलब है श्वॉन सेल तो होता है पर बस वो सिक्रीट नहीं करता माइलिन को। ठीक है, मतलब ये कि श्वॉन सेल तो प्रेजेंट होगा, इसके साथ चिपका होगा एक्सॉन के साथ, बस वो माइलिन की शीट जो शीट है ना उसे सिक्रीट नहीं करेगा। ओके,
नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ देयर एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट। नॉन पोलर मतलब एक्सॉन नहीं है, सिर्फ डेंड्राइट देखने को मिलेंगी, ऐसा न्यूरॉन होता है वो। ओके, ये मैंने साइटोन दिखाया उसका, और ये डेंड्राइट्स हैं छोटी छोटी, और ऐसा न्यूरॉन हमें देखने को मिलता है हाइड्रा में। नेक्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसमें केवल एक एक्सॉन होती है और डेंड्राइट्स एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। ऐसा न्यूरॉन देखने को मिलता है एम्ब्रियो में, जहाँ पे साइटोन होता है, कोई डेंड्राइट नहीं दिखेगी, और ए फॉर ये एक्सॉन दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव बाइपोलर न्यूरॉन, मतलब दो पोलैरिटीज इसमें, एक तो एक्सॉन हो गया और दूसरा डेंड्राइट। एक ही एक्सॉन होगा, एक ही डेंड्राइट होगा। अब इसे इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एक्सॉन मतलब ए जो होता है वो लंबा होता है, और डेंड्राइट जो होती है वो छोटी होती है देखने में। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सी डेंड्राइट है और कौन सा एक्सॉन है। बाइपोलर न्यूरॉन आपको देखने को मिलेंगे रेटिना में और ऑल्फैक्टरी एरिया में, मतलब नाक के पास दिखेंगे आपको। मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सॉन होता है और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होती हैं। ये सबसे कॉमनली पाए जाने वाला न्यूरॉन होता है, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, और ये देखने को मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के अंदर, राइट, ब्रेन में होता है ये। और ये आपको दिखता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जो हमने पढ़ा था, जो पीछे क्लासिकल डायग्राम पढ़ा था ना न्यूरॉन का, ऐसा होता है, ढेर सारी डेंड्राइट होती हैं और एक एक्सॉन निकलता है। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी स्पेशल केस, ये है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यूनिपोलर, ऐसा देखने में लगता है कि यूनिपोलर है पर होता नहीं है यूनिपोलर। यूनिपोलर कौन होता है? जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है, ठीक है, देखने में लगता है यूनिपोलर पर होता नहीं है। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। वन प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम साइटोन, पर वो प्रोसेस कौन सी है? वो कुछ भी हो सकती है, वो आगे जाके डिवाइड होके डेंड्राइट भी बना सकती है और एक्सॉन भी बना सकती है। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन आपको देखने को मिलेगा डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में, स्पाइनल नर्व की जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया होता है, वहाँ पर आपको स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। देखो ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रहा साइटोन और ये रही साइटोन से निकलने वाली एक एक्सटेंशन, सिर्फ एक प्रोसेस निकलेगी, पर ये प्रोसेस क्या है? क्या ये डेंड्राइट है, क्या ये एक्सॉन है? वो नहीं कुछ पता, सिर्फ एक प्रोसेस निकली है और आगे जाके ये प्रोसेस डिवाइड कर रही है, एक छोटा सा बनाती है डेंड्राइट और एक लंबा सा बना देती है एक्सॉन, ठीक है। पर ऐसा तो होता ही नहीं है, डेंड्राइट तो ये साइटोन से निकलती है, पर ये स्पेशल केस है, इसमें जो छोटी प्रोसेस होती है वो डेंड्राइट की तरह एक्ट करती है और जो लंबी वाली प्रोसेस है वो एक्सॉन की तरह एक्ट करती है। देखो ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। एमसीक्यूज में जो पोलैरिटी वाले न्यूरॉन्स होते हैं उनके बारे में कभी ना कभी आता ही आता है, हमेशा आता है, तो उसे याद रखना। एक्सॉन डेंड्रॉन ऑफ नर्व सेल्स यूजुअली कैसे कवर होते हैं? या तो उसकी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, राइट, नॉन माइलिनेटेड, या फिर माइलिन की शीट आ गई तो दो शीट होगी, एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक माइलिन की शीट, तो दो कवरिंग होगी। जब ढेर सारे नर्व कलेक्ट हो जाते हैं तो बनाते हैं नर्व फाइबर को, उसे हम फैस्क्यूलाई भी कहते हैं, और इसकी कवरिंग होती है एक स्पेशल, उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। ढेर सारी नर्व फाइबर मिलती है और एक बंडल को बनाती है, उस बंडल को हम कहते हैं नर्व, और उस नर्व की कवरिंग को हम कहते हैं एपिन्यूरियम। ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन होते हैं क्या सेल? हमने कहा था कि ब्रेन में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं, पर ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं? नहीं ना, और भी कुछ सेल्स होते होंगे जिनका कुछ काम होता होगा, तो उन सेल्स को हम ब्रॉडली नाम देते हैं न्यूरोग्लिया का, या फिर सिर्फ ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स ऑफ न्यूरल सिस्टम आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। दे मेक 50% ऑफ द ब्रेन सेल्स। ये सीएनएस और पीएनएस में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि सीएनएस की बात करते हैं पहले, पहला सेल है हमारे पास माइक्रोग्लिया, ये मैक्रोफेज मॉडिफाई कर जाते हैं, जैसे हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, वो मॉडिफाई करते हैं, और अगर ब्रेन में दिखे हमें तो ब्रेन के डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं माइक्रोग्लिया। इनका काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, और ये फैगोसाइटोसिस भी परफॉर्म करते हैं। दूसरा सेल जो कि सीएनएस में पाया जाता है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। काम क्या है? सिक्रीट माइलिन शीट, किसमें? सिर्फ ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन का। अगर हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की स्पेसिफिकली तो वहाँ पे तो श्वॉन सेल ही आता है तो इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेल इज एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, साइट का मतलब होता है सेल, तो एस्ट्रोसाइट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो सेल है ये स्टार की तरह लगता है, राइट, उसकी तरह दिखता है। ये क्या करता है? ये हमारी एक ब्रेन में ना एक बैरियर होता है, उसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो ट्रिपल बी बैरियर को बनाता है ये एस्ट्रोसाइट, मिलते हैं ढेर सारे एक साथ और फॉर्म करते हैं ट्रिपल बी बैरियर को। ट्रिपल बी बैरियर रेगुलेट करता है कि ब्रेन के अंदर कौन सा केमिकल एंटर करेगा और कौन सा नहीं करेगा। नेक्स्ट सेल वी हैव इज एपेंडिमल सेल। एपेंडिमल सेल क्या करता है कि ब्रेन के वेंट्रिकल को कवर लाइन करता है, उसकी लाइनिंग
बनाई जाती है एपेंडिमल सेल से। अब ब्रेन क्या है, वेंट्रिकल क्या है, समझो जैसे हमारे पास तालाब होता है ना, किसी शहर में कोई ना कोई तालाब होता है, गांव में तालाब होते हैं, उसी तरह ब्रेन में कुछ तालाब होते हैं। उस तालाब को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल का। अब तालाब के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो इन वेंट्रिकल के अंदर भी कुछ होगा। इनके अंदर होता है CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बिंग का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन के सेल्स को, ढेर सारे काम होते हैं इसमें। आगे है हमारे पास सिलेबस में, वहाँ पे अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी बस ये याद रखो कि हमारे पास सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में होते हैं एपेंडिमल सेल, जो कि वेंट्रिकल की लाइनिंग करते हैं, सीलेटेड नेचर के होते हैं और सिक्रीट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अब देखते हैं कि PNS में कैसे ग्लियल सेल होते हैं। PNS में जो सेल है, पहला तो आ गया श्वान सेल जो कि सिक्रीट करेगा माइलिन शीट को। दूसरा सेल है सैटेलाइट सेल। जैसे सैटेलाइट क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है ना हर एक एरिया की, क्या क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर, तो उसी तरह इसका भी काम है। ये सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन, ताकि जो सराउंडिंग के जो सराउंडिंग के न्यूरॉन्स हैं उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव नेचर का भी ये रोल परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में गैप, कहीं पे कोई गैप आ जाना, स्पेस बन जाना, उसे हम कहते हैं साइनैप्स। तो साइनैप्स इज द एरिया ऑफ फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन और मसल फॉर रिस्पॉन्स। मतलब एक तो न्यूरॉन होता है और दूसरा भी, देखो एक होता है हमारे पास न्यूरॉन, ये न्यूरॉन आ गया, ये इसका एक्सॉन आ गया, ये इसके टर्मिनल्स आ गए, राइट, हमने पीछे पढ़े थे। या तो आगे एक दूसरा न्यूरॉन होता है, ये इसके डेंड्राइट आगे, राइट, इसका जुड़े होते हैं, पर बिल्कुल बिल्कुल चिपक के नहीं जुड़े होते, कनेक्शन नहीं बना होता इनके बीच में, ये गैप होता है बीच का, राइट। तो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं साइनैप्स। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार न्यूरॉन के आगे कोई न्यूरॉन ही हो, इसके आगे कोई मसल भी हो सकती है, राइट, यहाँ पे कोई मसल भी हो सकती है, पर मसल के साथ भी यहाँ पे गैप होता है, बिल्कुल घुसा हुआ नहीं होता मसल के अंदर न्यूरॉन, इसके पास यहाँ पे गैप होता है और इसे हम कहते हैं साइनैप्स। अब एक और चीज़ है, जब भी साइनैप्स बनता है, साइनैप्स तो हो गया बीच ये जो स्पेस होता है, पर जब हम पूरे साइनैप्टिकल एपरेटस को पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं प्री साइनैप्स और पोस्ट साइनैप्स की। प्री का मतलब है पहले न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल, प्री पहले, राइट, प्री साइनैप्टिकल मेम्ब्रेन, और दूसरी होती है पोस्ट साइनैप्टिकल मेम्ब्रेन, पोस्ट एंड प्री। तो ये पोस्ट साइनैप्टिकल मेम्ब्रेन या तो न्यूरॉन के डेंड्राइट की होगी, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट की, या फिर इस मसल की मेम्ब्रेन की। और हमेशा जब भी सिग्नल जाता है ना तो यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में जाता है साइनैप्स में, मतलब प्री साइनैप्टिकल न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिकल न्यूरॉन की तरफ ही सिग्नल ट्रैवल करेगा, ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। जो हमारे पास साइनैप्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। सोचो, अच्छा, जो भी हमारी नर्व इम्पल्स होती है वो किस फॉर्म में आती है, वो आती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर्म में, उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। पर जब उसे ट्रांसफ़र करना होता है अपने सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के लिए या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल के लिए, तो वो यूजली कॉमनली केमिकल के फॉर्म में जाती है दूसरे न्यूरॉन पे, फिर न्यूरॉन अपनी बॉडी में पास करवाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, फिर आगे फिर से केमिकल के थ्रू भेजता है, क्योंकि केमिकल साइनैप्स कॉमन साइनैप्स होता है। अब देखते हैं दो टाइप के साइनैप्स देखे थे हमने, राइट, एक है इलेक्ट्रिकल, एक है केमिकल। इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन बहुत क्लोज होता है, उसके अंदर जो गैप होता है ना बहुत छोटा होता है, देखो इतना छोटा होता है, उसका कहते हैं हम 0.2 नैनोमीटर का होता है, जबकि केमिकल साइनैप्स में 20 to 50 नैनोमीटर का गैप देखने को मिलता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो इम्पल्स होती है वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेनली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। पर केमिकल साइनैप्स में केमिकल की सिक्रीशन इंपॉर्टेंट होता है, और केमिकल्स का सिक्रीशन सिर्फ एक्सॉन के टर्मिनल से ही हो सकता है, डेंड्राइट से नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो इम्पल्स की डायरेक्शन होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है। हमने कहा था यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का काम है। पर एक बड़ी खास बात है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, हद से ज़्यादा फास्ट होता है। पर एक दिक्कत आ गई, फास्ट तो है पर फास्ट चीज़ को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे लाइट की स्पीड है, लाइट स्पीड कितनी ज़्यादा फास्ट होती है, आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकते। जबकि केमिकल साइनैप्स की जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स से थोड़ी स्लो होती है, इसलिए उसकी रेगुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ाना घटाना वो ईजिली हो सकता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स पाया जाता है आई लेंस में और कार्डियक मसल में, क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट एक्टिविटी होती है, जबकि केमिकल साइनैप्स आपको न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है, जहाँ पर हमें सिग्नल को रेगुलेट करना है।
तो देखो, ये है आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये पहला न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इनकी एक्सटेंशन है। ये देखो, इनके बीच का गैप या तो बहुत छोटा है या फिर पूरा का पूरा मिल ही चुके हैं एक दूसरे में बाय दी हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। और इसमें जो भी इम्पल्स पास होती है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है और आगे चला जाता है, इम्पल्स को भेज देता है आगे को, ठीक है। और एक्सॉन के थ्रू हमारे पास इम्पल्स आती है। इम्पल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टारगेट करती है और रिलीज करवाती है कैल्शियम आयंस को। ये कैल्शियम आयंस फर्दर साइनेप्टिक वेसिकल के साथ जाकर जुड़ते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रप्चर करवा देते हैं उस मेम्ब्रेन के साथ मिलकर। जैसे ये रप्चर होते हैं तो इसके अंदर जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो बाहर रिलीज हो जाता है। और यहाँ पर हमने लिया है फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन, ए फॉर एसिटाइल एंड CH फॉर कोलिन। एसिटाइल कोलिन आगे जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, वहाँ पर लगे होते हैं ढेर सारे रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स हैं, ओके। ये हैं आपके रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर पे बाइंड करता है और आगे फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, ठीक है। यहाँ तक होता है सिर्फ केमिकल का काम। और इसके आगे फिर से जैसे चैनल्स खुल जाते हैं तो वो वोल्टेज गेटेड होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं, उसी तरह इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फिर से आगे चली जाती है। पर जो साइनेप्स के बीच का खेल है वो पूरा खेल केमिकल का होता है और यहाँ पर पूरा खेल इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो गया और ये केमिकल साइनेप्स हो गया। अब देखो, तो आगे तो वो सिग्नल चला गया, वो सिग्नल दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्साइटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। मतलब वो सेल के फंक्शन को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, डिपेंड करता है कि पीछे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, ओके। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हो गया, उसने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर कर आगे सिग्नल भी भेज दिया, पर ये बाइंडिंग हमेशा नहीं होती। जैसे ये सिग्नल आगे जाता है वो बाइंडिंग हट जाती है, मतलब वो केमिकल वहाँ से अलग हो जाएगा। अब अलग होने के बाद तो वो स्पेस के अंदर हो गया, तो वहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कुछ करना पड़ता है इस केमिकल का। अच्छा, तो ये केमिकल होना चाहता है, वापस जाना चाहता है पीछे कि मैं साइनेप्टिक वेसिकल में फिर से वापस चला जाता हूँ। अब क्या होता है, तो ये रीअब्जॉर्ब होना चाहता है, पर ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एसिटाइल कोलिन, नाम ही इतना लंबा है, राइट, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये रीअब्जॉर्ब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी स्पेस तो होती ही नहीं मेम्ब्रेन के बीच में, इसलिए हमें इसे तोड़ना पड़ता है, मेटाबोलाइज करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास एक केमिकल होता है और उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ता है इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन। अब छोटे छोटे पार्ट बन गए, ये इजीली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये रीअब्जॉर्ब होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से हेल्प लेते हैं कि हमें एक ATP दे दो ताकि हम फिर से एसिटाइल कोलिन बना सकें। एसिटिक एसिड और कोलिन मिलते हैं और एसिटाइल कोलिन बनाते हैं और फिर से साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाते हैं ताकि पीछे से आने वाली और इम्पल्सेस को हम आगे ट्रांसफ़र कर सकें। अब बात करते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की। हमने कहा था ना कि एक्साइटरी और इनहिबिटरी होते हैं, तो देखते हैं होते कैसे हैं। ये होते हैं केमिकल जो कि रिलीज होते हैं न्यूरॉन से। कौन से न्यूरॉन से? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, और इंटरैक्ट करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ। ये केमिकल एक्साइटरी या फिर इनहिबिटरी हो सकते हैं। एक्साइटरी हुए तो ये ओपन करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के सोडियम चैनल्स को, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है दूसरे वाले जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है उसमें। और ये कौन से होते हैं? इनका एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल होते हैं ये पोस्ट जो साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है या फिर मसल होती है उसमें क्लोराइड चैनल या फिर पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है। मतलब जो अगला न्यूरॉन है उसका पोटेंशियल इतना कम हो जाता है कि वो रेस्टिंग फेज से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वो सिग्नल, कोई भी सिग्नल आगे नहीं जा पाता। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं तो उसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास गाबा का। गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। साथ ही साथ ये ग्लाइसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं।